फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्रेस इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज का ये आर्टिकल काफी लेट हो गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली गई है जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज डेट है 28 अक्टूबर और आज जीएसटी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है द हिंदू में, एंड हिंदुस्तान टाइम्स में भी एक आर्टिकल आया है जो कहीं और डिस्कस नहीं किया गया है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है कि आर्टिकल एक बैकग्राउंड बता रहा है जीएसटी सिस्टम के बारे में कि जीएसटी जो सिस्टम था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम था, जो हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट फिस्कल रिफॉर्म था। इस रिफॉर्म में क्या किया गया था कि सेंटर और स्टेट के बहुत सारे टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बनाया गया था जीएसटी, और इसको बोला गया था वन नेशन वन टैक्स, जिसके अंदर क्या हुआ कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सरचार्ज और स्टेट लेवल वैल्यू एडिड टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय, ये सब तरह के जो टैक्स लिए जा रहे थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारे के सारे मिला के जीएसटी के अंदर डाल दिए गए। ठीक है। और बाकी की जो लेवीज थी, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर जाने कोई सामान जाता है तो उस पर ये बहस होती थी ना कि कौन सा स्टेट टैक्स लेगा, तो उसके ऊपर जो टैक्स डाला गया था वो जीएसटी में डाल दिया गया। ठीक है। तो जीएसटी इस तरह का टैक्स है जो स्टेट और सेंटर के बहुत सारे टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बना दिया गया है। और जीएसटी से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, जो सेंटर और स्टेट आधा आधा बांट लेते हैं, मतलब आधा जो है वो जीएसटी सेंटर को चला जाता है, आधा स्टेट को चला जाता है। मान लो किसी चीज के ऊपर 20 रुपए का जीएसटी लगा है तो 10 रुपए सेंटर को जाएंगे, 10 रुपए स्टेट को जाएंगे। इस तरीके से जीएसटी टैक्स लगा दिया गया। ठीक है। उसमें क्या हुआ कि स्टेट्स के पास जो खुद की पावर थी टैक्स लगाने की, वो उसकी जो हाथ से वो पावर फिसल गई। मतलब जो टैक्स है ना, वो जीएसटी के अंदर जितने भी टैक्स ले लिए गए हैं उन पे टैक्स का रेट बढ़ाना है, घटाना है, उनको लगाना है, नहीं लगाना है, वो सारा का सारा जो है ना वो जीएसटी सिस्टम के पास चला गया, सारे अधिकार, और स्टेट के अपने अधिकार खत्म हो गए। तो सेंटर ने क्या बोला, क्योंकि स्टेट के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं इसकी वजह से, तो अगले 5 सालों तक जो जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन होगी उससे जो स्टेट को जो भी लॉस होगा, रेवेन्यू का लॉस होगा, वो सारे का सारा सेंटर कॉम्पनसेट करेगा अगले 5 सालों तक। ठीक है। तो इस बात पे बहुत सारे स्टेट ने अपनी सहमति दे दी। वैसे भी सेंटर और स्टेट में बहुत सारी गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो ये बिल आसानी से पास हो गया और जीएसटी हमारे देश में लागू हो गया। ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं कि इस वजह से इश्यूज क्या आ रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जीएसटी लागू कैसे होता है। जीएसटी लागू करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इस बात को ना ध्यान में रखना है कि जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। मैं इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस इसी चैनल पे जो यूपीएससी के क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ उसमें आपको कराती हूँ ना कि गवर्नमेंट ये यूपीएससी पूछती है कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी स्टैट्यूटरी है। ठीक है। So GST is a constitutional body for making recommendation to union and state government on issue related to goods and service tax. ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल को चेयर कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड बाकी के मिनिस्टर जो होते हैं, और यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेस ऑफ ऑल स्टेट। तो इसके अंदर स्टेट और सेंट्रल लेवल के सारे यूनियन और फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं। वो किस तरीके से आते हैं उसको देख लेते हैं। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके चेयरपर्सन है, जैसे अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा ना इस देश का, वो उसका चेयरपर्सन होगा। दूसरे नंबर पे आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस जो है, दैट इज ऑल्सो अ मेंबर, मतलब कि यूनियन लेवल पे एक और मिनिस्टर है। जैसे होता है ना एक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बट वो यूनियन मिनिस्टर होता है, वो भी इसका मेंबर हो गया। और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, एंड बाकी के जो हर स्टेट गवर्नमेंट जो मिनिस्टर जो नॉमिनेट करेगी कि ये बंदा हमारा जीएसटी काउंसिल में जाके बैठेगा, वो भी जाके बैठेगा। ठीक है। तो इस तरह से जीएसटी काउंसिल की फॉर्मेशन है। इसके अंदर किस तरीके से वोट शेयरिंग जो है वो किस तरीके से हुई है, सॉरी ये थोड़ा सा कट गया है, सो लेट अस जस्ट एनलार्ज। ठीक है। सो इस तरीके से है। तो जीएसटी के अंदर क्या हुआ आगे, आर्टिकल 279A में लिखा हुआ है कि काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल जो है वो यूनियन और स्टेट मिनिस्टर को ये जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, जो जीएसटी से जो टैक्स निकालने हैं, जो नए टैक्सेस डालने हैं, ठीक है, सो
सारे प्रिंसिपल जो है ना, जीएसटी कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, ये सारा, और जीएसटी का रेट कितना रखना है, ठीक है। तो उसके अलावा जो स्पेशल रेट क्या रखे जा सकते हैं जिससे एडिशनल रेवेन्यू जो निकाला जा सके और जिस रेवेन्यू को बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज किया जा सके। तो ये सारे स्पेशल प्रोविजन जो है, जो सर्टेन स्टेट के थे, वो सारे जीएसटी के अंडर चले गए। मतलब स्टेट लेवल की पावर जो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, ठीक है। स्टेट के पास जो इस तरह की पावर्स होती थी वो लगभग खत्म हो गई। और उसके अंदर जीएसटी के अंदर, जीएसटी बॉडी के अंदर, ये यूपीएससी ये भी पूछ लेती है कि उसके जो है उसको कौन सा सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी एक हाईएस्ट लेवल का सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू होता है, वो जीएसटी काउंसिल में उसने एज ए मेंबर बैठना ही बैठना है, क्योंकि वो अपने एरिया का एक्सपर्ट होता है, रेवेन्यू का एक्सपर्ट होता है, उसने पता नहीं कितने साल आईएएस की जॉब की होती है, ठीक है। और उसके अंदर एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो ये टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स जो लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, उसका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, उसका भी एक बंदा जो है चेयरपर्सन है, वो भी एक मेंबर होगा जीएसटी काउंसिल का, बट वो नॉन वोटिंग मेंबर होगा, मतलब वो वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। मतलब जीएसटी की मीटिंग में बैठ सकता है बट वोट नहीं डाल सकता, बट वो बैठेगा क्योंकि उसने ऑब्वियसली काम किया है कई सालों तक, ठीक है। सो इस तरीके से ये है। तो आगे क्या है जीएसटी के अंदर, अब इशू क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्लॉज 9 में लिखा हुआ है कि जीएसटी का हर डिसीजन जो है ना, जो कम से कम 3/4 जो मेंबर होंगे, जैसे मान लो 100 मेंबर है टोटल, तो 3/4 का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 75 मेंबर की हाँ होनी चाहिए, उसके बाद वो डिसीजन लिया जाएगा। अगर 75 की बजाय 74 भी है, या मान लो 4 मेंबर है टोटल, 4 में से 3 मानेंगे तो ही डिसीजन लिया जाएगा, 4 में से 2 मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ये इस तरीके से है। अब जीएसटी के अंदर टोटल स्टेट मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर कितने होते हैं? 31 होते हैं। 31 कैसे हुए? 28 जो है इंडिया के स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पुडुचेरी, इनकी जो विधानसभा होती है उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो 28 स्टेट हो गए, 2 ये हो गए, टोटल 30, और एक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो सेंट्रल लेवल के वित्त मंत्री हैं वो बैठेगी, ठीक है। सो टोटल इतने लोग बैठेंगे, बट उसमें होता क्या है कि हर स्टेट का और हर यूनियन टेरिटरी का एक वोट होता है, बट सेंटर का एक वोट 10 वोट के बराबर है। मैंने आपको बताया 28 स्टेट है, 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी, ये अपने वोट देते हैं, और एक सेंटर होता है। सेंटर के टोटल सेंटर का एक वोट बाकी के 10 वोट के बराबर होता है। बाकी 30 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के वोट है वो 30 वोट्स है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए 3/4 जो मेंबर्स है वो मानने जरूरी है। अगर टोटल ये 30 + 10 40 वोट है, तो 40 में से 30 वोट्स जो है वो किसी एक डिसीजन की फेवर में होने चाहिए। तो कम से कम एक सेंटर और 20 बाकी के स्टेट वो उस बात को मानेंगे, 30 वोट्स टोटल होंगे, तभी डिसीजन लिया जाएगा। इस पर एक चीज और देख लो, अगर सारे 30 के 30 स्टेट्स मिल जाएंगे ना, तब भी वो, क्योंकि सेंटर का एक जो वोट है वो 10 वोट के बराबर है, तो टोटल 30 वोट्स वैसे भी बन जाते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं है कभी कि सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के फाइनेंस मिनिस्टर किसी एक डिसीजन पे हाँ बोल दे, तो सेंटर भी कुछ नहीं कर पाएगा। बट मेजोरिटी ऐसा होता नहीं, क्योंकि सेंटर के पास ऑलरेडी 10 वोट हो गए, तो एक तरह से वीटो पावर आ जाती है कि अगर एक भी स्टेट नहीं माना तो सेंटर का मानना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। अब आगे क्या हुआ, अब जो द हिंदू बोल रहे हैं कि इशू क्या हुआ कि जीएसटी रेजिम के अंडर अब स्टेट जो है इंडिविजुअली डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी टैक्स वो चेंज नहीं कर सकते, जीएसटी काउंसिल ही चेंज कर सकती है। जीएसटी काउंसिल के पास सारे के सारे जो है पावर आ गए। तो जीएसटी क्या कर रही है, जैसे जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी जो टैक्स है उसका रेट स्ट्रक्चर बनाया कि 4 टियर है, जैसे 0% भी है, 5% भी है, 28% भी है, 18% भी है। तो इस तरह के टैक्स लगाए जाएंगे। वो स्टेट ने नहीं डिसाइड किए, वो जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किए। अब इशू कहाँ पे आया, रेवेन्यू के ऊपर इशू आ गया। इशू कहाँ पे आया कि टैक्स कलेक्शन जो है ना वो कम होगी कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन कम होगी। तो उससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था स्टेट के साथ में कि क्योंकि हम आपकी टैक्स लगाने की पावर एज जीएसटी ले रहे हैं आपसे, तो हम आपको अगले 5 साल तक कॉम्पनसेट करेंगे। बट कॉम्पनसेट करने का जब टाइम आया तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू कम है, हमारे तो अपने टैक्स बहुत कम कलेक्ट हुए हैं, तो हम आपको अभी जो है रेवेन्यू नहीं दे सकते। उससे क्या हुआ कि जो मई 2020 के अंदर क्या हुआ कि स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट है ना वो 2% से बढ़ के 3% पे चला गया। तो सेंटर ने क्या बोला कि ये जो टैक्स का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है ना उसका रीजन क्या है कि हमने 4 नई स्कीम लगाई। एक तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड, एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू। हमने ये 4 चीजों पे पैसा लगाया, उसकी वजह से जो है
जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2% से 3% पे चला गया। फिस्कल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा। अब ये घाटा पूरा करने के लिए कहीं से तो पैसे चाहिए, तो गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? स्टेट बोल रहे हैं क्योंकि हमारा घाटा बढ़ गया तो आप हमें पैसे दे दो, वैसे भी आपने प्रॉमिस किया था अगले 5 साल तक हमें कॉम्पनसेट करोगे अगर हमें टैक्स नहीं मिलेगा। अब कोरोना का टाइम आ गया, आपके पास भी टैक्स नहीं है, हमारे पास तो टैक्स कलेक्ट करने की पावर ही नहीं है, सारी पावर जीएसटी के पास है, तो आप क्या करो, आप हमें पैसा दे दो। आप तो लेकिन सेंटर ने क्या बोला? सेंटर ने बोला कि आप ऐसे करो, उधार ले लो। उन्होंने अगस्त 2020 के अंदर सेंटर ने दो आप इनको ऑप्शन दिए स्टेट्स को कि आप उधार ले लो, या तो आरबीआई से उधार ले लो या फिर मार्केट से उधार ले लो। ठीक है, मार्केट से उधार लेके फिर आप धीरे धीरे पे कर देना। तो अगस्त 2020 के अंदर इन्होंने ये ऑफर किया सेंटर ने स्टेट्स को। लेकिन क्या हुआ, अब प्रॉब्लम पता है क्या आई कि कोई ये डिसीजन मानने को रेडी नहीं है। वैसे तो ज्यादातर जो बीजेपी गवर्नमेंट वाले स्टेट है वो ये डिसीजन मान भी गए, लेकिन बाकी के स्टेट्स ये बोल रहे हैं क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है इसलिए आपका डिसीजन माना जा रहा है, बट ये डिसीजन रेलेवेंट नहीं है, हम क्यों उधार लें, आप उधार लो, आप हमारे घाटे को कवर करो। तो इसी चीज के ऊपर जो है आपस में क्लैशेस चल रहे हैं। तो आर्टिकल क्या बोलता है कि पहले एक टाइम था 1950-60s में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे जो है पंडित नेहरू के पास बहुत ज्यादा पावर थी, तो जो सेंटर का जो मुखिया होता था, प्रधानमंत्री होता था, उसने एक बात बोल दी, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स के अंदर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो बात मान ली जाती थी, उसमें झगड़े नहीं होते थे। अब क्या ये इशू क्यों द हिंदू ये आर्टिकल क्यों दे रहा है? क्योंकि जीएसटी की मीटिंग कंटिन्यूअसली 3-4 बार हो चुकी है और उसमें फाइनली कोई डिसीजन मिल ही नहीं पा रहा है। स्टेट बोल रहे हैं जी सेंटर उधार लेगा और हमें क्षतिपूर्ति करेगा, और सेंटर बोल रहा है कि स्टेट्स उधार ले लो और 2022 तक का जो आपका जीएसटी मिलेगा ना आपको, उस जीएसटी में से आप ये उधार की जो रकम है ना वो पूरी कर देना। तो इस तरह से गड़बड़ होने की वजह से जो है ये कोई मुद्दा जो है किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंच नहीं पा रहा है। उसकी वजह से क्या है, स्टेट लॉस में और जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका वित्तीय घाटा बढ़ गया तो आपकी ब्याज बढ़नी शुरू हो जाएगी ना। तो अब उसी वजह से आर्टिकल ये बोलता है कि पुराने टाइम पे पहले एक ही गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो सारे मुद्दे कांग्रेस सुलझाती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स के अंदर क्या हुआ, कांग्रेस के अलावा दूसरी गवर्नमेंट आने लगी, लेकिन इनके इंटर पार्टी लिंकेज होते थे। जैसे एक पार्टी कुछ काम कराना चाहती है, सेंटर में कोई नया कानून बनाना चाहती है ना, तो उसके दूसरी पार्टी के साथ कुछ कनेक्शन होते थे। तो उन कनेक्शन के थ्रू ना वो एक जैसे रेपुटेशन जो उनकी आपस में होती थी, रेपो होती थी, फ्रेंडशिप होती थी, उसके थ्रू वो मुद्दा सुलझा लेते थे। बट अभी स्टेट्स ये बोल रहे हैं कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है ना वो अपने आप को ही लीडर समझी हुई है, हमारा कुछ नहीं सोच रही है। तो जो गवर्नमेंट के जो ऑपोजिशन पार्टीज की जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार ही नहीं हो रही है। तो एक्चुअली ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक दिखाया जा रहा है, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या था कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलके चलें, एक दूसरे का फायदा सोच के चलें, जिससे टोटल देश का फायदा हो। लेकिन अभी इस गवर्नमेंट में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर के ऊपर जो प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है कि एक मुद्दा है, कोविड के टाइम पे पूरा देश जो है वो अभी प्रॉब्लम में है, तो उस टाइम के ऊपर इनके बीच में एक मुद्दे पे सहमति नहीं बन पा रही है। बार बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और उस मीटिंग का एंड ये निकलता है कि एंड में कोई कंक्लूजन नहीं निकला, हम किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच पाए। तो ये आर्टिकल कहना चाह रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि अगर सेंटर में कोई गवर्नमेंट है जिसके स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में अच्छे लिंक नहीं है, अगर स्टेट गवर्नमेंट में ऑपोजिशन की पार्टी है, अच्छे लिंक नहीं है, तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला सकते, उसमें गड़बड़ियां होंगी। और वो गड़बड़ियां अब ये जो फेलियर जीएसटी काउंसिल जीएसटी मीटिंग के जो फेलियर है वो दिखाते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये आर्टिकल खत्म करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर ये जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है उसके अंदर ये आर्टिकल के पॉइंट्स जो है वो कवर करके डाले जा सकते हैं। अगर आपने इंडियन इकोनॉमी का जीएस पेपर 3 एंड प्री एंड मेंस की तैयारी करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम एट आवर वेबसाइट www.rankcracker.co.in। यहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी प्री और मेंस का पूरा जो है सिलेबस जो है कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में मिल जाएगा। आपको लाइव लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, तो आप खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।